आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है लर्न विथ ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। हम इंग्लिश की सीरीज पढ़ रहे थे और इंग्लिश के इस सीरीज में हमने नॉन के बारे में डिस्कशन शुरू किया था। और इस नॉन के इस डिस्कशंस में हमने आपको इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया था, इसके टाइप्स के बारे में बताया था। और हमने ये जाना था कि नॉन्स दो कैटेगरी में जाते हैं, एक कॉन्क्रीट नॉन, एक अब्स्ट्रैक्ट नॉन। कॉन्क्रीट नॉन जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और अब्स्ट्रैक्ट नॉन जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आइए अब्स्ट्रैक्ट नॉन की कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन को अगर गौर से समझा जाए तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन बताता है कि ए नॉन that has no physical existence, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। यदि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता तो वी फेल्ट ओनली, हम लोग केवल इसे महसूस कर सकते हैं। अब अगर हम इसे महसूस कर सकते हैं, हम लोग केवल इसे अगर महसूस कर सकते हैं तो महसूस करने वाली चीज़ क्या क्या हो सकती है? महसूस करने वाली चीज़ या तो वो फीलिंग हो सकती है, हाँ या ना? महसूस करने वाली चीज़ वो क्या हो सकती है? फीलिंग हो सकती है। या क्या हो सकती है? या तो वो कोई आइडिया हो सकती है। महसूस करने वाली चीज़ या तो फीलिंग हो सकती है या तो फिर आइडिया हो सकती है। अगर इस कहानी को अगर गौर से और देखा जाए तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन बताता है फेल्ट ओनली कैटेगरी को, जिसे केवल महसूस किया जा सके, जिसे केवल महसूस किया जा सके। अब कहानी को थोड़ा और गौर से समझते हैं कि फिजिकल एग्जिस्टेंस का अर्थ क्या होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस कहता है कि जिस चीज़ को आप देख सकते हैं वो फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कहलाता है। लेकिन बहुत सारे नॉन्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते, बस उसके केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोलें, अगर आपसे हम बोलते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या आप इसे देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं मैनेजमेंट, क्या आप इन्हें देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं सैडनेस, क्या आप उन्हें देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैंने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल तैयार किया। एग्जाम्पल में मैंने लिखा सैडनेस, मैंने लिखा ऑनेस्टी, मैंने लिखा चाइल्डहुड, मैं लिखा ब्यूटी, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो अब्स्ट्रैक्ट नॉन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम इस कहानी को अगर गौर से देखा जाए तो ये बताते क्या हैं? ये बताने का काम कर रहे हैं कि हमारा इस दुनिया में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वट हम दिल पे राज करते हैं, हम महसूस किए जा सकते हैं, ये बताने का काम करता है अब्स्ट्रैक्ट नॉन। लेकिन कहानी को थोड़ा और मज़ेदार बनाया जा सकता है अगर गौर से देखा जाए। तो इस सैडनेस को अगर ब्रेक किया जाए तो ये क्या हुआ? सैड प्लस नेस, ठीक है। अगर ऑनेस्टी को अगर गौर से देखा जाए तो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्ट प्लस बाई। चाइल्डहुड को अगर ब्रेक किया जाए तो ये बताता है चाइल्ड प्लस हुड। तो हमें एक लॉजिक समझ में आती है कि अब्स्ट्रैक्ट नॉन होते नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाए जाते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाए जाने के लिए हम लोग लास्ट में कुछ इसको पीछे आगे जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाने के लिए लास्ट में कुछ जोड़ने का काम करते हैं। और ये जो जोड़ने का जो काम किया गया, ये क्या कहलाता है? इसको हम थोड़ा गौर से कहानी को समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, हटा दें, इसको हटा देते हैं। अगर इस कहानी को थोड़ा गौर से समझा जाए तो इस कहानी को गौर से समझने पे हमें ये बात पता चलती है कि एक वर्ड मैंने लिखा, इस बात को आप पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? एफिक्सेज। क्या लिखा हुआ है? एफिक्सेज। एफिक्सेज को गौर से देखा जाए तो एफिक्सेज होते क्या हैं? इसको हिंदी अगर वर्जन समझा जाए तो ये कहलाता है शब्दांश। क्या कहलाता है? शब्दांश, मतलब शब्द का अंश, जिसका विच हैज नो इंडिपेंडेंस मीनिंग, which have no independence meaning।
जिनका कोई इंडिपेंडेंस मीनिंग नहीं होता है वही कहलाते हैं एफिक्सेज। अगर इस एफिक्सेज को गौर से समझा जाए तो इनकी दो कैटेगरी मैंने बनाई, ठीक है। एक कैटेगरी को मैंने बोला प्रीफिक्स और एक कैटेगरी को मैंने बोला सफिक्स। एक कहलाए प्रीफिक्स, एक कहलाए सफिक्स। अगर मैं एक छोटी सी बात को समझा जाऊं तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स लगने का काम कहाँ करते हैं? प्रीफिक्स लगने का काम और सफिक्स लगने का काम करते हैं एक छोटे से वर्ड में जिसको मैंने बोला रूट। क्या बोला? रूट। और मैंने आपको समझाया था, सिखाया था कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स का एक अपना मीनिंग होता है और इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स लग के उसके मीनिंग को चेंज करते हैं। आप लोग कभी इसको हिंदी वर्जन में आप लोग जानते होंगे, इसको बोला जाता होगा शायद उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। लेकिन हमारे इस लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का हिंदी से कोई नाता तो है नहीं, बट अगर हम समझना चाहें तो हम इनको इस बेसिस पे समझ सकते हैं। तो रूट लेवल पे आगे लगने का काम प्रीफिक्स हुआ, रूट के पीछे लगने का काम सफिक्स हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रीफिक्स या सफिक्स किसी भी रूट में लग कर, किसी भी रूट में प्रीफिक्स या सफिक्स लग के, या तो प्रीफिक्स रूट में लगेंगे या तो सफिक्स रूट में लग के मीनिंग को चेंज करते हैं। चेंज मीनिंग। अगर ये मीनिंग को चेंज करने का काम करते हैं तो इन्हें बोला जाता है इनफिक्स। क्या बोला जाता है? इनफिक्स, ठीक है। तो इन कहानी को अगर गौर से देखा जाए तो कुछ समय पहले हमने लिखा था सैडनेस। सैडनेस, इसको अगर ब्रेक किया जाए तो सैड अपने आप में एक रूट हुआ, इसमें हम लोग जोड़ने का काम किए हैं नेस। तो गौर से देखा जाए तो ये क्या है? इस सैड को गौर से देखा जाए तो सैड अपने आप में एक रूट हुआ और इसमें हम लोग जोड़ने का काम किए नेस। तो ये अपने आप में क्या हुआ? सफिक्स हुआ। क्या हुआ? सफिक्स हुआ। तो बहुत सारे ऐसे सफिक्सेज हो सकते हैं जो हमें बनाने का काम करेंगे। क्या? अबस्ट्रेट नॉन। तो बहुत सारे सफिक्सेज जो अबस्ट्रेट नॉन बनाने का काम करते हैं उन्हें बोला जाता है अबस्ट्रेट नॉन मेकर्स। क्या बोला जाता है? अबस्ट्रेट नॉन मेकर्स। लेकिन हम अगर प्रीफिक्स की कहानी को समझे तो मैंने लिखा ऑनेस्ट। क्या लिखा? ऑनेस्ट। अगर इस ऑनेस्ट के आगे मैंने लगाने का काम किया एक छोटा सा प्रीफिक्स दैट इज कॉल्ड डिस, तो बन गया डिसऑनेस्ट और इसका एक अपना अलग मीनिंग हो गया, ठीक है। अगर आप और बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इम्प्रॉपर। अगर आप बनाने की कोशिश करें तो बहुत सारे मीनिंग्स बना सकते हैं जो प्रीफिक्स और सफिक्स लग के बनाया जा सकता है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है? इस कहानी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले एफिक्सेज क्या होता है? एफिक्सेज उन्हें कहते हैं जिनका कोई इंडिपेंडेंस मीनिंग नहीं होता। ये दो कैटेगरी के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स है जो किसी भी रूट के आगे लगने का काम करता है और सफिक्स किसी भी रूट के पीछे लगने का काम करता है। और रूट में क्या सफिक्स या प्रीफिक्स लग के इसके मीनिंग को डैमेज करता है, इसके मीनिंग को चेंज करता है और वो कहलाता है इनफिक्स। क्या कहलाता है? इनफिक्स। और हमने थोड़ी सी कहानी को और समझा कि सैड में अगर नेस को जोड़ा जाए तो ये अपने आप में रूट हुआ, ये नेस जोड़ के सफिक्स जोड़ा गया और यहाँ से बना हमारा अबस्ट्रेट नॉन। और इसी सफिक्सेस को बोला जाता है अबस्ट्रेट नॉन मेकर्स। तो कहानी को थोड़ा और गौर से समझते हैं। भाई साहब इसको हटा दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। कहानी को थोड़ा और गौर से समझते हैं कि ये क्या होते हैं, किस आधार पे काम करते हैं, किस बेसिस पे काम करते हैं और हमारी इस अबस्ट्रेट नॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिएगा गौर से, ठीक है। मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा, रूट प्लस सफिक्सेज। रूट प्लस सफिक्सेज। कुछ सफिक्सेज ऐसे होते हैं जो रूट में जुड़कर, कुछ सफिक्सेज ऐसे होते हैं जो रूट में जुड़कर, जनाब सुनिएगा गौर से, कुछ सफिक्सेज ऐसे होते हैं जो रूट में जुड़कर बनाने का काम करते हैं। क्या? अबस्ट्रेट नॉन। क्या करते हैं? अबस्ट्रेट नॉन बनाते हैं। जो सफिक्स रूट में जुड़कर अबस्ट्रेट नॉन बनाने का काम करते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं अबस्ट्रेट नॉन मेकर्स। अबस्ट्रेट नॉन मेकर्स। तो बहुत सारे ऐसे सफिक्सेस हो सकते हैं जो अबस्ट्रेट नॉन मेकर्स हो। तो मैंने इसके लिए कुछ लिस्ट तैयार किया। वो हो सकता है ATION या ITION या TION या ION या ITY या TY या BY या ANCE या ENCE। आप और लिखना चाहें तो कुछ और लिख सकते हैं, HOOD, NESS। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं MENT
आप लिखना चाहें तो ER, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे सफिक्सेज हैं जिसको हम लोग रूट में सफिक्स करके अपस्टेट नाउन बनाते हैं। और ये सारे के सारे सफिक्सेज क्या कहलाते हैं? अपस्टेट नॉन मेकर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपस्टेट नॉन मेकर्स कहलाते हैं। अगर इस अपस्टेट नॉन मेकर्स को अगर गौर से देखा जाए, अगर इस अपस्टेट नॉन मेकर्स को गौर से देखा जाए तो अपस्टेट नॉन मेकर्स बनाने का काम करते हैं किन्हें? अपस्टेट नॉन। इन पर थोड़ा नजरें निकालें, लिख लिए होंगे, यहाँ तक लिख लिए, कहानी को समझ लिए। ये कहानी में थोड़ा सा अगर ट्विस्ट को और बढ़िया से देखा जाए तो मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स और तैयार करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर मैं आपको इस कहानी को गौर से समझाना चाहूँ तो चाइल्ड अपने आप में हुआ रूट, और इसमें अगर आप जोड़ दिए हुड तो बन गया चाइल्डहुड। चाइल्डहुड तो ये अपने आप में बन गया अपस्टेट नॉन। अगर आप बोलें डिसाइड, इसमें आप जोड़ने का काम करें ION तो बन गया क्या? डिसीजन। डिसीजन अपस्टेट नॉन, ठीक है। अगर मैं और बोलूँ मैनेज, मैनेज में अगर मैं जोड़ने का काम करूँ मेंट तो बन गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी अपने आप में क्या हो गया? अपस्टेट नॉन। अपस्टेट नॉन। रिवाइज में ION जोड़े तो बन गया क्या? रिवीजन। यहाँ तक कोई दिक्कत, जरा सा भी परेशानी? ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स तैयार कर सकते हैं, जैसे अगर मेरी बात को अगर गौर से और सुने तो अगर मैं आपके लिए कुछ और तैयार करूं तो ऑनेस्ट, इसमें बाई सफिक्स करें तो हो गया आपके लिए ऑनेस्टी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपने ये सीखा कि अपस्टेट नॉन बनता कैसे है। अपस्टेट नॉन बनाने के लिए हमें कुछ सफिक्सेज की ज़रूरत होती है जो अपस्टेट नॉन मेकर्स कहलाते हैं। ये अपस्टेट नॉन मेकर्स किसी भी रूट्स में अटैच होके अपस्टेट नॉन बनाने की कोशिश करते हैं, और ये अपस्टेट नॉन का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, और ये फीलिंग या कोई भी आइडियाज वगैरह देने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अपस्टेट नॉन कैसे बनता है। लेकिन कहानी को थोड़ा सा और गौर से समझा जाए, थोड़े से एग्जांपल्स को मिटाना चाहेंगे, ठीक है। कहानी को अगर गौर से समझा जाए तो किसी भी, मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा था क्या? ER। इस कहानी को गौर से समझे। किसी भी वर्ब में यदि ER जोड़ देते हैं, किसी भी वर्ब में यदि ER सफिक्स करते हैं तो जो बनता है वो कहलाता है आपका कॉमन नॉन। अब कहानी को थोड़ा गौर से समझते हैं कि कॉमन नॉन क्या होता है। मैंने लिखा टीच में ER मैंने जोड़ दिया। टीच अपने आप में, पढ़ाना अपने आप में एक वर्ब हुआ, इसमें मैंने जोड़ा ER सफिक्स किया तो बन गया क्या? टीचर। क्या बन गया? टीचर कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब ये अपने आप में कौन सा नॉन? कॉमन नॉन। अगर मैं बोलूँ, मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा सिंग में मैंने जोड़ दिया क्या? ER। सिंग में जोड़ दिया क्या? ER तो बन गया क्या? सिंगर। और सिंगर कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम भी सिंगर हैं। सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूँ मैं। और आप लिख सकते हैं, आप और लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें एक्ट ER की जगह आप OR भी सफिक्स कर दें तो बन गया क्या? एक्टर। कहानी समझ में आ रही है? तो जितने भी वर्ब में ER या OR सफिक्स किए जाते हैं तो उससे जो बनते हैं वो बनते हैं क्या? वो बनते हैं कॉमन नॉन। हाँ, लेकिन यदि कहानी को थोड़ा और गौर से गहराई से समझा जाए तो आप इनके बाद थोड़ा सा नजरें निकालें। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। हटा दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कहानी को थोड़ा और गौर से समझा जाए तो कहानी और मजेदार बन सकती है। अगर वर्ब में ly सफिक्स किया जाए तो या तो वो बनते हैं एडवर्ब या तो वो बनते हैं एडजेक्टिव। यदि किसी में वर्ड में अगर एबल जोड़ने का काम करते हैं तो ये बनने का काम करता है
एडजेक्टिव। क्या बनता है? एडजेक्टिव। तो आपने एक छोटी सी बात समझी कि क्या कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, कॉमन नाउन कैसे बनता है, एडजेक्टिव कैसे बनता है, एडवर्ब कैसे बनता है। ऐसे एडजेक्टिव और एडवर्ब हम लोग नाउन के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। आप परेशान ना हो, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई, जरा सा भी कोई दिक्कत, जरा सा भी परेशानी, आप ये बात को, कहानी को गौर से देख लें, लिख लें, लिख लिए, हटा देते हैं। फिर हम लोग अपने नॉन की अगली कैटेगरी को पढ़ते हैं, ठीक है। हमने ये सीखा था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, मटेरियल नॉन, कलेक्टिव नॉन और स्टेट नॉन। लेकिन फिर हमने सीखा कि नहीं ऐसा भी पॉसिबल है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नॉन, और एक को बोला आपने कॉन्क्रीट नॉन और सेकंड को बोला आपने एब्स्ट्रैक्ट नॉन। और कॉन्क्रीट नॉन को आपने समझा, उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट नॉन का समझा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉन 2 कैटेगरी के फिर से हो जाएं। अलग अलग ग्रामेरियन अलग अलग अपने मत रखते हैं, अब उनके मत को पढ़ें, समझें। एक होता है अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन, एक होता है काउंटेबल नॉन, एक होता है काउंटेबल नॉन। ये अनकाउंटेबल नॉन और ये काउंटेबल नॉन क्या होता है, थोड़ा सा कहानी को गौर से समझते हैं। अगर हम कहानी को गौर से समझें तो काउंटेबल नॉन बोलते हैं क्या, जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल बोला जाता है, लेकिन जिन्हें नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल हो जाता है। लेकिन कहानी को थोड़ा और बेहतरीन ढंग से समझा जाए तो कहानी थोड़ी सी मज़ेदार हो सकती है। काउंटेबल नॉन हम उन्हें कहते हैं, काउंटेबल नॉन हम उन्हें कहते हैं, फिर से सुनिएगा मेरी बात को गौर से। काउंटेबल नॉन हम उन्हें कहते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता। फिर से सुनिएगा, काउंटेबल नाउन हम उन्हें कहते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है। सेकंड बात, यदि सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है, मतलब इसमें एस या ईएस हम लोग सफिक्स कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स अगर हम तैयार करना चाहें तो मैं आपके लिए तैयार कर देता हूं। बैग, ठीक है। अगर आप तैयार करना चाहें तो क्लास, अगर आप तैयार करना चाहें तो बॉय, अगर आप तैयार करना चाहें तो लिख सकते हैं मैंगो, अगर आप तैयार करना चाहें तो बहुत सारे वर्ड्स आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात एक है, ठीक है। वो खास बात हम थोड़ा देर में बताते हैं आपको क्या खास बात है। अगर अनकाउंटेबल नॉन की बात करें तो इसका अर्थ हमें यह समझ में आता है इनका सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। जब इनका सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता तो एक बात और समझ में आती है, और वो बात ये होती है कि यदि इनका सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसमें एस या एस कभी भी सफिक्स नहीं किए जा सकते हैं। मतलब क्या समझें कि इसमें कौन कौन से नॉन आएंगे, अब इस कैटेगरी को समझ लेते हैं। जैसे हमने सीखा था कि कॉन्क्रीट नॉन, कॉन्क्रीट नॉन उन्हें कहते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, और उसी कैटेगरी में हमने प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन और मटेरियल नॉन को रखा था। लेकिन अब स्टेट नॉन को अलग कर दिया था। कहने का मतलब नॉन तो 5 ही हैं, नॉन तो 5 ही हैं, बस उनके अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जा रहा है। तो यहाँ भी तो 5 नॉन होने चाहिए, हाँ या ना। तो इनके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स तैयार किया, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैंने तैयार किया बेबी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड बेबी, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो वाइल, अगर आप लिखना चाहें तो वाइल, वाइल ना लिखे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो लिख भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वाइल भी अनकाउंटेबल है। अगर आप लिखना चाहें, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई भी लिख देते हैं, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। अगर आप लिखना चाहें तो बहुत सारे जितने भी स्टेट नॉन है सारे के सारे लिख दें, ठीक है। जैसे आप लिखना चाहें तो चाइल्डहुड, मैनेजमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं जो अनकाउंटेबल नॉन की कैटेगरी में आ सकते हैं, जिनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जिसमें एस या एस सफिक्सेज नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन कहानी को थोड़ा और मज़ेदार ढंग से समझा जाए तो इसमें कौन कौन से नॉन आते हैं, तो गौर से देखा जाए तो अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पे लिखने का काम करूँ राम,
क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है? हम लोग कहते हैं कि जिनको नहीं गिना जा सकता अनकाउंटेबल नाउन। क्या राम के लिए वैलिड हुआ? नहीं हुआ। कहानी के मतलब हमने डिफिनेशन को थोड़ा अलग किया और कहा कि जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सके, जिनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकते वो अनकाउंटेबल, जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सके वो काउंटेबल। तो राम क्या है? राम क्या है? ये प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग काउंटेबल कैटेगरी में रखें या अनकाउंटेबल कैटेगरी में? क्योंकि राम का राम्स तो लिख नहीं सकते, श्याम्स तो लिख नहीं सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में जितने भी आपके कॉमन नाउन हैं, जितने भी आपके कॉमन नाउन हैं, जितने भी आपके मटेरियल नाउन, बहुत सारे मटेरियल नाउन, मैंगो मटेरियल नाउन है, आप लिख सकते हैं इसमें। कुछ मटेरियल नाउन्स भी काउंटेबल कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं आ सकते। तो कहानी को अगर थोड़ा गौर से समझा जाए तो कहानी को यहाँ गौर समझते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन को देखा जाए तो ये क्या है? क्लास। कलेक्टिव नाउन क्या है? बेबी। तो कलेक्टिव नाउन को गौर से देखा जाए तो कलेक्टिव नाउन कॉमन कैटेगरी में भी आते हैं, काउंटेबल कैटेगरी में भी आते हैं और अनकाउंटेबल कैटेगरी में भी आते हैं। लेकिन हाँ, कलेक्टिव नाउन को भी गिना जा सकता है और उसके लिए हम लोग कुछ अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर आप बोलना चाहें तो आप लड़कियों को झुंड को बोल सकते हैं ए बेबी ऑफ गर्ल्स। अगर आप और अगर बोलना चाहें तो ए बंच ऑफ कीज वगैरह बोल के आप इनके काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैटेगरी को कलेक्टिव में बदल सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बताइए। नहीं ना? हटाएं, कहानी को आगे लेके चलें। आप आराम से लिख लें इस बात को। हो गया? लिख लिए? तो आपने ये समझा कि काउंटेबल कैटेगरी क्या होता है और अनकाउंटेबल कैटेगरी क्या होता है। काउंटेबल कैटेगरी में आप लिख सकते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बने, एस के एस लगा दें। आप इसमें अगर कैटेगरी में अगर लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जितने भी इसमें कॉमन नाउन आ जाते हैं काउंटेबल में, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहें तो कॉमन कैटेगरी के जितने भी नाउन है, कॉमन नाउन सारे के सारे आ जाएंगे कौन से नाउन में? काउंटेबल नाउन में। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन आएंगे? जितने भी प्रॉपर नाउन है, जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन। जैसे वाटर वगैरह को भी तो आप नहीं गिन सकते ना, वाटर वगैरह में भी आप नहीं लगा सकते। वाटर, वाइल, वीट, राइस, कुछ भी है, सारे के सारे आ जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। तो प्रॉपर अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल तो आपको समझ में आ गया कौन से? अनकाउंटेबल में। काउंटेबल में क्या समझ में आ गया? कॉमन नाउन। एक बच जाता है कलेक्टिव नाउन, उसको भी हमने समझा दिया क्या कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन दोनों कैटेगरी में आते हैं, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी। जैसे हम क्लास कहें तो क्लासेज बोल सकते हैं, क्लास इज कलेक्टिव नाउन बट इसका प्लूरल बनाया जाता है क्लासेज। लेकिन बेबी भी ऑलरेडी एक कलेक्टिव नाउन है बट इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में भी है। तो आपने समझा कि कलेक्टिव नाउन है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है और कॉमन नाउन हमेशा काउंटेबल होता है। तो आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बात को थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश किया, ठीक है। लेके चलें आगे। चुन्नू बाबू बोलिए ना, लेके चलें आगे। चुन्नू बाबू सब ठीक है? कोई दिक्कत पढ़ाई में? बताइए। नहीं ना? आगे लेके चलें, आ जाते हैं। अब हम एक नॉन की अलग कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं जिसे लोग बोलते हैं किस नाम से? जेंडर। जिसे लोग बोलते हैं जेंडर। इस जेंडर की 4 कैटेगरीज होती है, ठीक है। इस जेंडर की 4 कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरीज कहलाती है मैस्कुलिन, एक कैटेगरी हुई फेमिनिन, एक हुई कॉमन, एक होता है नेचर। न्यूट्रल जेंडर। मैक्सुअल जेंडर क्या होता है? मैक्सुअल जेंडर जो होता है रिप्रेजेंट करता है मेल कैटेगरी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल कैटेगरी को। और मेल कैटेगरी से रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी हैं सारे के सारे मैस्कुलिन जेंडर। जैसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कोई भी बॉय,
कोई भी अगर आप लिखना चाहें तो जितने भी मेल रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना चाहें आप डॉग, ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ब्रदर, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फादर। ये सारे के सारे जो मेल को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड हैं सारे के सारे कहलाते हैं मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? रिप्रेजेंट मेल कैटेगरी, सॉरी फीमेल कैटेगरी, रिप्रेजेंट फीमेल कैटेगरी। अगर ये फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे गर्ल, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिस्टर, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मदर, अगर आप लिखना चाहें तो और भी बहुत सारे वर्ड हैं आप लिख सकते हैं। जैसे आप और भी कुछ ले लें, जैसे आप अगर लिखना चाहें तो ले लें वाइफ, ठीक है। ये सारे के सारे फेमिनिन कैटेगरी से आते हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर बोलते हैं जो दोनों कैटेगरी में आते हो, जो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में आते हो। कहने का मतलब उन्हें हम देख के नहीं पहचान सकते हैं वैसे वर्ड्स को कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डॉक्टर, डॉक्टर। अगर आप बोलते हैं कि कहाँ गए थे तो डॉक्टर के पास, लेकिन भी कोई पूछने का काम करते हैं मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, हाँ, लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ मेल लगता है कहाँ फीमेल लगता है, सब कुछ हम सीखने का काम करेंगे। जो कॉमन नाउन होते हैं, जो कॉमन नाउन होते हैं वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टीचर, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टीचर, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप एडवोकेट, वकील। ये दोनों सब सारे के सारे वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन जेंडर को। और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर उन्हें कहते हैं जो ना तो मेल हो ना फीमेल हो। ये कॉमन जेंडर या तो मेल या तो फीमेल होते हैं, आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं, बट आई डोंट नो वो क्या है। अगर हम बोल रहे हैं केवल कि मैं डॉक्टर के पास गया था तो आप उनकी बातों को सुन के ये नहीं आप समझ पाएंगे कि वो डॉक्टर मेल था या फीमेल था। लेकिन हाँ, न्यूट्रल जेंडर बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो ना मेल है ना फीमेल है। जैसे आप अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं चेयर, आप लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं बॉक्स, चौक, कुछ भी जो ना मेल हो ना फीमेल हो, सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर होते हैं। लेकिन अब कहानी को थोड़ा गौर से समझा जाए तो ये कहानी कुछ और बातें बताती है आपको। कहानी ये बताती है कि मेल रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग कुछ प्रायोरिटी लेके चलते हैं, इस जेंडर में कुछ प्रायोरिटी लेके चलते हैं, ठीक है। वो प्रायोरिटी कैसे होती है? हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी लेने का काम करते हैं मैस्कुलिन को, उसके बाद फैमिली को, उसके बाद कॉमन वगैरह को लेने का काम करते हैं। तो आप इन बातों को थोड़ा सा नजरें निकालें, यहाँ तक की बातों को, ठीक है, यहाँ तक की बातों को आप नजरें निकालें, आराम से लिखें। लिख लिए? देखिएगा। तो भाई अभी कॉमन नाउन में हम प्रायोरिटी की बात की है, और प्रायोरिटी क्या होता है इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा आपके लिए, इस सेंटेंस को आप एक बार गौर से पढ़ें, ठीक है। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, ए स्टूडेंट should utilize a student should utilize his her या its time। हमें सिर्फ ये बताइए कि इस स्टूडेंट के कारण आप क्या टिक आउट करेंगे। इस स्टूडेंट के कारण आप क्या टिक आउट करेंगे। तो इस कहानी को अगर गौर से देखें तो यहाँ से तीन बातें समझ में आती है, ठीक है। यहाँ से हम लोग बात करते हैं कॉमन नाउन में प्रायोरिटी की, कॉमन नाउन में भी इसकी बात करते हैं प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी हम लोग सबसे पहले देने का काम करते हैं या तो ही, हिज या हिम को। सेकंड प्रायोरिटी देने का काम करते हैं इट, इट्स या इट को। और थर्ड प्रायोरिटी देने का काम करते हैं सी, हर या हर्ष को।
तो इस पूरी की पूरी कहानी को अगर गौर से समझा जाए तो हम लोग पहले प्रायोरिटी किसे देते हैं, मेल को, उसके बाद कॉमन को, उसके बाद फेमिनिन को। तो कहानी को गौर से देखा जाए, ये स्टूडेंट को देख के हमने किसको प्रायोरिटी सबसे पहले देना होगा, हिज या हर। तो आपने टिक आउट किया किसको, हिज को। अगर सेंटेंस में हिज ना रहता तो हर या इट्स, तो इट्स को। यदि इट्स और हर ना रहता तब क्या किसको प्रायोरिटी देंगे, हर को। तो कहने का मतलब हिज है तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे और थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे। तो आपने आज समझा जेंडर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें कि जेंडर क्या होती है। इससे पहले आपने ये सीखा कि आज स्टेट नॉन कैसे बनते हैं, उसके बाद आपने ये सीखा कि सफिक्सेज और प्रीफिक्सेज क्या होता है। तो आज की कहानी में हम इतना ही रोकेंगे, अगले क्लास में हम लोग आगे की कहानी को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए आप पूरे लेक्चर को एंजॉय करें, आराम से लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सो जाएं, टेक केयर।